Good evening, students. I, Dr. Rakesh Singh, welcomes you all to 67th BPSC PT Test Series, Test number 11, Section B, यानी बिहार स्पेशल। बच्चों, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल गया होगा। आप लोग बारीकी से क्वेश्चन पेपर को अध्ययन कर लिए होंगे और आज शाम को आज का जो टेस्ट का पृष्ठभूमि है उसके आधार पे 16 महाजनपद का नोट्स भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया गया था। हम ये भी आशा करते हैं कि वो नोट्स आप लोग पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं फाइनल डिस्कशन में। तो आज हम लोग 16 महाजनपद की बात करेंगे, लेकिन इसमें विशेष क्या है? इस 16 महाजनपद में हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। दिस इज बिहार स्पेशल। विल टॉक अबाउट महाजनपद बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये बिहार स्पेशल यानी महाजनपद पे बिहार स्पेशल है और इस पे 2-3 टेस्ट सीरीज होगा, तब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 से क्योंकि 26 तक आपका सेक्शन ए था और क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद्स डेफिनेटली फॉर्म्ड पार्ट्स ऑफ बिहार एज अ होल? मिथिला, वैशाली या वैशाली एंड मगध या अंग या मल एंड कोसल। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद निश्चित रूप से बिहार में था? मिथिला और वैशाली, वैशाली और मगध, अंग, मल और कोशल। चलिए हम लोग मैप देखते हैं। ये देखिए, ये है कुरु, ये है पंचाल, ये है कोसल। कोसल का कुछ अंश कह सकते हैं बिहार की तरफ टच करता था, कुछ बहुत छोटा सा अंश। और मल, ये यहां से आपका ऐसे बिहार चालू हो जाता है, ये बिहार। मल का भी कुछ अंश जो है बिहार में आता था, लेकिन मगध, अंग, वैशाली ये जो जनपद हैं ये आज के आधुनिक बिहार में स्थित हैं। तो मिथिला और वैशाली यानी दरभंगा क्षेत्र, सहरसा क्षेत्र बिहार का अंग था, तो मिथिला सही है, वैशाली भी सही है, मगध भी सही है और अंग भी सही है। लेकिन मल और कोशल ये आधुनिक बिहार में नहीं पड़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद निश्चित रूप से बिहार में था? तो बिहार इतिहास की बात करें तो मिथिला, वैशाली की बात करेंगे हम लोग, मगध की बात करेंगे, अंग के बात करेंगे। बिहार के प्राचीन इतिहास में मल और कोसल नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन है ई, यानी ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। डी, मल और कोशल बिहार का भाग नहीं था, आधुनिक बिहार का भाग नहीं था। तो 27 का सही ऑप्शन है ई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज जलोद भाव इन महाभारत? महाभारत में जलोद भाव क्या है? जलोद भाव होता क्या है? ये भूमि देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये है नदी, है ना, और ये भी नदी है, ये पानी है और पानी के साथ साथ देख रहे हैं भूमि। तो ये मान लीजिए नदी का दिशा यदि बदलता है, नदी का यदि दिशा बदलता है तो ये पानी की जगह फिर आपका भूमि आएगा, यानी पानी से निकला हुआ भूमि, या ऐसे कह सकते हैं कि जो पहले पानी था वो अब भूमि। अब देखिए हम लोग इसको बिहार के पृष्ठभूमि में देखते हैं। ये आपका सहरसा हुआ, पूर्णिया हुआ, मधेपुरा हुआ, दरभंगा हुआ। यहाँ पे जो है
हिमालय की नदियां आती हैं, खास करके कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी जो है बार बार अपने मार्ग को बदलते रहती है। तो मान लीजिए आज इस मार्ग से गुजरी और फिर कल इस मार्ग से चली आएगी, दिशा बदल देती है। तो जब इस मार्ग से आएगी तो इस मार्ग वाला जो जल कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपको यहाँ वनस्पति, मिट्टी, ये सब दिखाई देने लगेगा। तो इस भूमि को हम लोग जलोदभद्द कहते हैं। महाभारत में जलोदभद्द शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो इस्तेमाल हुआ है पूर्णिया के लिए, सहरसा के लिए। बीच में मधेपुरा आ जाता है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से हम लोग पूर्णिया और सहरसा देखते हैं। और ये दरभंगा देखिए, ये है दरभंगा, ये पूरा है दरभंगा। दरभंगा का पूर्वी भाग, दरभंगा का पूर्वी भाग, सहरसा और ये पूर्णिया, ये तीन इलाके को जलोदभद्द महाभारत में कहा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज जलोदभव इन महाभारत? तो सहरसा है, पूर्णिया है एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ दरभंगा। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, दरभंगा का पूर्वी भाग। महाभारत में जलोदभद्द क्या है? तो सहरसा है, पूर्णिया है, दरभंगा है, मिथिला नहीं है। दरभंगा का पूर्वी भाग है, मिथिला इसमें नहीं आता है। तो सही ऑप्शन ऑब्वियसली ई होगा, एक से अधिक विकल्प, लेकिन ए, बी और सी ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्ञान के पर्पज से, नॉलेज के पर्पज से। क्या होता है कि लोग वैशाली, मिथिला, वज्जी, वृजी सब में बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं और सबको सोचते हैं एक ही चीज है। कौटिल्य जो है शुरू से इस बात को जोर देते थे कि लिच्छवी कुछ और है, वृज्जी कुछ और है। वृज्जी एक कबीलीय समूह है, द वृज्जीज वेर अ ट्राइबल ग्रुप, और लिच्छवी भी एक कबीलीय समूह थे। तो लिच्छवी और वृज्जी अलग अलग थे, लेकिन ये सब मिलकर अष्टकुल कहते हैं, 8 कुल कहते हैं, आगे क्वेश्चन भी है। तो ये 8 कुल बना के एक संघ बनाए और इस संघ का कॉमन राजधानी था, एक साझा राजधानी था जिसको हम लोग वैशाली कहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को शुरू से कौटिल्य भी बार बार कहते थे कि भैया वृज्जी और लिच्छवी अलग अलग हैं। और हुएनसांग जब भारत आए तो हुएनसांग भी वृज्जी और लिच्छवी को अलग अलग बताएं। तो चलिए इसी पृष्ठभूमि पे ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों पूछा गया। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि ताकि आपको मालूम चले कि वृज्जी एक अलग समूह है और लिच्छवी एक अलग समूह है। तो व्हाट इज फी शी ली? फी शी ली क्या है? देखिए ह्यूएनसांग 2 शब्द बोले, एक बोले थे फू ली शी, ह्यूएनसांग बोले थे फू ली शी। फू ली शी करने पर वृज्जी को बोले वो लोग, और एक शब्द बोले फी शी ली, जो आपका क्वेश्चन है कि फी शी ली क्या है। तो वैशाली को ह्यूएनसांग फी शी ली बोले हैं। तो फी शी ली क्या है? तो फी शी ली वैशाली है। व्हाट इज फी शी ली? इट इज अ नेम गिवन बाय ह्यूएनसांग फॉर वैशाली। तो 29 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज मेंशन तिराभुक्ति एज अ नेम ऑफ अ कंट्री? किसने देश के नाम के रूप में तिराभुक्ति का उल्लेख किया? तिराभुक्ति आज बिहार के तिरहुत क्षेत्र को आप कह सकते हैं कि उसका प्राचीन नाम तिराभुक्ति था। लेकिन तिराभुक्ति नाम क्यों पड़ा? तिराभुक्ति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक ऐसा भूमि था जो 3 नदियों से घिरा हुआ था। अब सवाल उठता है कि तिराभुक्ति में कौन सी 3 नदी उसको घेरी हुई थी? तो एक था गंडक, दूसरा था गंगा और तीसरा था आपका कोसी नदी। तिराभुक्ति मीन्स द लैंड सराउंडेड बाय 3 rivers या लैंड encircled by 3 rivers, and these 3 rivers are गंडकी और गंडक, गंगा
एंड कौशिकी और कोसी। कौशिकी प्राचीन नाम था, आज आधुनिक नाम हम लोग कोसी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा यह जा रहा है कि तीराभुक्ति को एक देश का नाम, देश के लिए एक नाम कौन दिया? कहां हम लोग को मालूम चलता है कि तीराभुक्ति एक देश का नाम है? सो हु हैज मेंशन तीराभुक्ति एज अ नेम ऑफ अ कंट्री? किसने देश के नाम के रूप में तीराभुक्ति का उल्लेख किया है? तो एक आपका ग्रंथ है बृहद विष्णु पुराण। कौन सा ग्रंथ है? बृहद विष्णु पुराण। और इस बृहद विष्णु पुराण में मिथिला खंड है। तो बृहद विष्णु पुराण के मिथिला खंड में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तीराभुक्ति एक देश हुआ करता था आज के आधुनिक बिहार में। तो हु हैज मेंशन तीराभुक्ति एज अ नेम ऑफ अ कंट्री? ऑप्शन सी, मिथिला खंड ऑफ बृहद विष्णु पुराण। किसने देश के नाम के रूप में तीराभुक्ति का उल्लेख किया है? तो मिथिला खंड। मिथिला खंड कहां मिलेगा हम लोग को? बृहद विष्णु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर गंडक? निम्न में से कौन सा गंडक नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नीरा। सदा मतलब हमेशा, नीरा मतलब जल। गंडक हिमालय से निकलने वाली एक नदी थी, तो 12मासी नदी थी। इट वॉज अ पेरेनियल रिवर। इवन टुडे इट इज अ पेरेनियल रिवर बिकॉज इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द हिमालयास। सो एवरी टाइम वाटर, हमेशा पानी, सदा नीरा। तो गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से संबोधित किया जाता था आपके प्राचीन बिहार के इतिहास में या प्राचीन भारत के इतिहास में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर गंडक? सो द आंसर इज सदा नीरा। निम्न में से कौन सा गंडक नदी का प्राचीन नाम है? तो वह है आपका सदा नीरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ए। लेकिन कुछ और जानकारी ले लीजिए, अपने नोट्स में कुछ जानकारी ले लीजिए। एक नाम पढ़ेंगे कॉन्डोचेट्स, एक नाम पढ़ेंगे कॉन्डोचेट्स। कॉन्डोचेट्स या कॉन्डोचेट्स, ये भी गंडक नदी का नाम है। और इसको, इस नाम को, ये नाम कौन दिया है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज गंडक नदी को कॉन्डोचेट्स का नाम दिए हैं। और एक और ग्रीक आपके यहाँ राइटर थे, वो, उनका नाम था आर्टिमेड्रोस। उनका नाम था आर्टिमेड्रोस। वो गंडक नदी का नाम दिए ओएडिनस। वो गंडक नदी का नाम दिए ओएडिनस। और जैन ग्रंथों में गंडक नदी का नाम है वायावाई। वाई, ये आपका जैन ग्रंथों में देखेंगे गंडक नदी का नाम वाई है। लेकिन जो हमारे प्राचीन ग्रंथ में जो नाम है गंडक का, वह है सदा नीरा। तो 31 का सही ऑप्शन है ए। आप देखिए, गंडक हिमालय से निकलती है और बिहार में भी ये प्रवेश करती है। गंडक नदी का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एंशिएंट नेम फॉर रिवर कोसी? कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी को हम लोग प्राचीन रूप में कौशिका नदी के नाम से जानते थे। इसका प्राचीन नाम है कौशिका। ठीक है, ये सबसे प्रचलित प्राचीन नाम है, तो आंसर यही होगा। लेकिन आर्यन जो है, एक और क्वेश्चन बनता है, आर्यन जो मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत को अपने किताब में मेंशन किए हैं, उल्लेखित किए हैं, आर्यन जो है कोसी नदी को बोलते थे कोसवामोस। इसको बोलते थे कोसवामोस। और प्लिनी कोसी नदी को कह गए हैं, जो नाम दिए हैं प्लिनी, वो है कोसवागस। नाम दिए हैं ये कोसवागस।
ये सब ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कोसी नदी को प्राचीन जो इसका नाम है और जिसकी मान्यता है वो है आपकी कौशिका। बाकी ये नाम जो है विदेशी देखे गए। कोसमस आर्यन एक विदेशी थे। कोसोवागस प्लिनी देखे गए, ये भी विदेशी थे। तो इनका दिया हुआ नाम प्रचलित नहीं था। ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्लिनी कोसी नदी को क्या बोले थे, तब कोसोवागस सही है। यह हो सकता है कि आर्यन कोसी नदी को क्या बोले थे, तब आप कोसोमस कह सकते हैं। लेकिन कोसी नदी का प्राचीन नाम आपका कौशिका है। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डू वी फाइंड द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ अंग? अंग जनपद का पहला संदर्भ हमें कहां मिलता है? तो आंसर है अंग को एक जनपद के रूप में अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। पहली बार हम लोग अंग जनपद को अथर्ववेद से हम लोग को मालूम चलता है। तो 33 का सही ऑप्शन है ए, अथर्ववेद। अंग जनपद का पहला संदर्भ हमें कहां मिलता है? तो वो मिलता है हम लोगों को अथर्ववेद में। तो 33 का सही ऑप्शन है ए। एक और बात सुनिए, आर्यों के संस्कृति से ये मगध क्षेत्र बाहर था। तो आर्य जो है इस क्षेत्र को बहुत हे दृष्टि से देखते थे। दे यूज टू सी दिस प्लेस इन कॉन्टेम्प्ट, कोई निम्न लोग हैं इस टाइप से। तो इस कॉन्टेम्प्ट हे दृष्टि के श्रेणी में गंधारी लोग को रखा जाता था, मुजवंत लोग को रखा जाता था, मगध लोग को रखा जाता था और अंग लोग को रखा जाता था। इसी हे दृष्टि के नजरिया से उल्लेख हम लोग को अथर्ववेद में अंग जनपद का भी मालूम चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वेर इंक्लूडेड इन अंग प्रदेश? अंग प्रदेश में कौन से जिले शामिल थे? मतलब आज आधुनिक बिहार का कौन कौन सा जिला अंग में था? तो वो था आपका भागलपुर, पूरा भागलपुर। दूसरा था आपका मुंगेर, पूरा मुंगेर, और संथाल परगना का कुछ भाग, और इसकी राजधानी थी चंपा। खैर क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि अंग का राजधानी क्या था, इसीलिए चंपा तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अंग प्रदेश में कौन से जिले शामिल थे? तो भागलपुर थे, मुंगेर थे और संथाल परगना का कुछ भाग। यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो बीपीएससी के अनुसार, बीपीएससी के चॉइस ऑप्शन के अनुसार 34 का सही ऑप्शन है ई। अब हम लोग चलते हैं एक और जनपद जिसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। व्हाट इज अंगुत्रप्पा? व्हाट इज अंगुत्रप्पा है ना, क्वेश्चन है व्हाट इज अंगुत्रप्पा। अंगुत्रप्पा क्या है? ये भी एक जनपद था। और यदि आप अंग प्रदेश के उत्तर में जाते हैं, इफ यू गो नॉर्थ ऑफ अंग प्रदेश, देन यू हैव टू क्रॉस रिवर गंगा। आपको गंगा नदी पार करना होता है। यानी अंग प्रदेश के उत्तर का क्षेत्र में गंगा नदी पार करने पे जो जनपद था उसको हम लोग अंगुत्रप्पा के नाम से जानते थे। तो व्हाट इज अंगुत्रप्पा? एरिया टू द नॉर्थ ऑफ अंग अक्रॉस द रिवर गंगा। अंगुत्रप्पा क्या है? गंगा के पार अंग प्रदेश के उत्तर में स्थित क्षेत्र को हम लोग अंगुत्रप्पा कहते थे। इसका एक और नाम है, अंगुत्रप्पा को आप देखेंगे एक और नाम है, इसको बोला जाता है कौशिकी क्षेत्र, यानी कोसी नदी का क्षेत्र। इस क्षेत्र को कौशिकी क्षेत्र भी बोला जाता है। अंगुत्रप्पा को कौशिकी क्षेत्र यानी कोसी नदी का क्षेत्र, लैंड ऑफ द रिवर कोसी। ये सब पॉइंट आपके नोट्स में रहना चाहिए, आपको कंपटीशन में काफ़ी आगे ले जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। व्हाट इज मोदागिरी? ये मोदागिरी क्या है? तो पटना और गया जिला आज आप आधुनिक बिहार में देख रहे हैं, पटना और गया जिला। तो पटना और गया जिला के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उसको कहा जाता था मोदागिरी।
मगध के निकटवर्ती क्षेत्र। तो व्हाट इज मोडागिरी? द रीजन एडजॉइनिंग द प्रेजेंट डे पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट्स। मोदागिरी क्या है? तो वर्तमान पटना और गया जिला के निकटवर्ती क्षेत्र। अब आप हमसे पूछेंगे कि भैया ये मोडागिरी, ये शब्द आया कहां से, कहां हम लोग देखें? तो महाभारत में मोडागिरी का उल्लेख है। महाभारत पढ़िएगा या टीवी सीरियल देखिएगा तो मोडागिरी का उल्लेख मिलता है, जो कि पटना और गया के जिले का, आधुनिक पटना गया जिला का जो निकट वाला क्षेत्र है, एडजॉइनिंग एरियाज है, उसको हम लोग मोडागिरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वज्जी? वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ नेबरिंग क्लैंस इंक्लूडिंग द लिच्छवीज। वज्जी क्या थे कि दे वर डिफरेंट क्लैंस एंड दे केम टुगेदर, और इसमें एक लिच्छवी भी इंपॉर्टेंट थे। दे रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ मिथिला इन नॉर्दर्न बिहार। आज का जो मिथिलांचल है, आज का जो मिथिला क्षेत्र है, वहीं पे इनका शासन होता था, ये भी सही है। द कैपिटल वॉज द सिटी ऑफ वैशाली। उनका जो राजधानी था वो वैशाली था। हिंदी में पढ़ते हैं। वज्जी या वृज्जी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लिच्छवी सहित पड़ोसी कबीलों का एक संघ था, उसी को हम लोग वज्जी कहते हैं। एकदम सही है वज्जी। और भी हम लोग इसके एक और नाम है, अष्टकुल है, वो आगे देखेंगे। तो कबीलों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी भी एक महत्वपूर्ण कबीलीय समूह थे। उन्होंने उत्तर बिहार के मिथिला के क्षेत्र पर शासन किया, एकदम सही है। और उनका राजधानी वैशाली शहर था। तो सही ऑप्शन है आपका 1, 2, 3। तो ई ऑप्शन जो है 37 का सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मधेशी पीपल? मधेशी लोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो बिहार में रह रहे हैं वो मधेसी को, जो यूपी में भी रह रहे हैं उनको मधेसी लोग के बारे में मालूम होगा। मधेसी का नेपाल में आंदोलन भी होता था और अभी भी उनका कुछ डिमांड है। तो मधेसी लोग किसको बोला जाएगा? नेपाल के तराई में जो भारतीय रहते हैं उनको कहा जाता है मधेशी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मधेशी पीपल? इंडियंस इन द तराई ऑफ नेपाल, इंडियंस लिविंग इन द रीजन ऑफ नेपाल तराई। मधेसी लोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नेपाल के तराई में रहने वाले भारतीय। तो 38 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग जो हैं, हम लोग वज्जी की बात कर रहे हैं। तो वज्जी के साथ में मल जनपद था, और जैसा हम लोग बात किए थे कि मल का कुछ अंश बिहार में था, तो कहीं ना कोई बाउंड्री वॉल होगा ना उसका। तो क्वेश्चन नंबर 39 उसी पे है। विच रिवर वॉज द बाउंड्री बिटवीन वज्जी जनपद एंड मल जनपद? वज्जी जनपद और मल जनपद के बीच कौन सी नदी थी? मतलब एक दीवार की तरह, और वो नदी कोई और नहीं, आपका गंडक था। तो गंडक वॉज द बाउंड्री बिटवीन वज्जी जनपद एंड मल जनपद। गंडक नदी वज्जी जनपद और मल जनपद के बीच एक सीमा बनाती थी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच सिटी ऑफ बिहार हैज बीन सेड दैट विश्वामित्र इंट्रोड्यूस इट टू राम एंड लक्ष्मण? जब राम जी का जब वनवास हो रहा था तो कहा जाता था कि विश्वामित्र जो हैं उस शहर को राम जी और लक्ष्मण जी को दिखाए थे। इसी पे क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर के बारे में कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसे राम और लक्ष्मण को दिखाया था? वो शहर है आपका विशाल या विशाला, जो आज बन गया है वैशाली। विशाल या विशाला जो आज बन गया है आपका वैशाली। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द नेम ऑफ विधे इन द मेडिवल पीरियड? अब लोग विधे के बारे में बात करते हैं। मध्ययुगीन काल में विधे का नाम क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या प्राचीन या एंशिएंट बिहार हिस्ट्री में एक जनपद था विधे। और मध्यकालीन समय में इन द मेडिवल पीरियड
द नेम वॉज चेंज्ड, विधेय का नाम जो है बदल गया था। तो मध्यकालीन भाग में उस जनपद का नाम क्या था, यही है क्वेश्चन। व्हाट वॉज द नेम ऑफ विधेय इन द मेडिवल पीरियड? द नेम वॉज मिथिला। मिथिला इज द नेम गिवन टू विधेय रीजन इन द मेडिवल पीरियड। मध्ययुगीन काल में विधेय का नाम क्या था? तो वो था आपका मिथिला। यानी 41 का सही ऑप्शन है ए। 41 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 42, विच नेम डिड एल बरूनी यूज्ड फॉर तिरहुत? तिरहुत के लिए अल बरूनी ने कौन सा नाम इस्तेमाल किया? तिरहुत मतलब तीन, आज का तिरहुत क्षेत्र, बिहार का तिरहुत क्षेत्र जो कि 3 नदी से घिरा हुआ है, गंडक, गंगा और कोसी। तो इस तिरहुत का प्राचीन नाम था तिराभुक्ति। लेकिन अल बरूनी जब भारत आए थे तो तिरहुत को किस नाम से संबोधित किए थे? When Al Biruni came to India, by which name did he address तिरहुत? वही है क्वेश्चन नंबर 42। Which name did Al Biruni used for तिरहुत? He used तिलवत। तिरहुत नहीं बोल पाए तो बोले तिलवत। तिरहुत के लिए अल बरूनी ने कौन सा नाम इस्तेमाल किया था? तो तिरहुत या तिराभुक्ति नहीं बोल पाए तो वो नाम इस्तेमाल किए तिलवत। 42 का सही ऑप्शन है बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वज्जी पे फिर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वज्जी? निम्नलिखित में से कौन वर्जी का वर्णन करता है ना? तो वर्णन जो करता है वो है 8 कुल, मतलब 8 कुलों का बना हुआ, फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 8 इंपॉर्टेंट क्लैंस। कौन वज्जी का वर्णन करता है? तो 8 कुल या 8 कुल। तो 43 का है सही ऑप्शन ए। अब जरा थोड़ा सा डिस्कशन। वज्जी, जिसको हिंदी में हम लोग वृज्जी भी कहते हैं, कभी कभी आप वज्जी भी कहेंगे, कभी कभी वृज्जी भी कहेंगे। इसको अंग्रेजी में वज्जी भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे वृज्जी भी कह सकते हैं। एक समूह था, एक कॉन्फेडरेसी था, जो पड़ोसी के जितने भी समूह थे, कबीलिए जिनका स्वरूप था, ट्राइबल जिसका नेचर था, आके मिल गए। और इसमें के महत्वपूर्ण ट्राइबल्स थे, महत्वपूर्ण कबीलिए लोग थे, समूह थे, जिनको हम लोग लिच्छवी के नाम से बोलते हैं। वो कहाँ राज करते थे? ये मिला, यही समूह जो है आपस में मिलके आपका वज्जी जनपद या वृज्जी जनपद बनाए। कहाँ इनका शासन था, कहाँ ये लोग रूल करते थे? तो वर्तमान का उत्तरी बिहार, प्रेजेंट डे नॉर्थ बिहार का मिथिला रीजन, जो मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिला रीजन है, यहीं पे इनका शासन था। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी वैशाली थी। तो ये गणसंघ रिपब्लिक स्वरूप था इनके शासन का, राइट। गंडक नदी वज्जी और मल के बीच में एक सीमा बनाती थी। और शायद ऐसा कहा जाता है कि उस समय का जो सीमांकन, वज्जी क्षेत्र का जो फैलाव था, तो एक तरफ हो सकता था कि गंडक नदी मल जनपद को भी अलग करती थी और गंडक नदी कोसल महाजनपद को भी अलग करती थी। ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। जो वज्जी के शासक थे उनको कहा जाता था अटकुल। और अटकुल में 4 जो कबीले थे बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो लिच्छवी थे ही, एक वज्जी नाम का भी एक कुल था, एक वज्जी नाम का भी कुल था। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिच्छवी थे। तीसरा महत्वपूर्ण आपका छत्रिका थे, छत्रिका भी एक कुल था। और विधेय ये भी एक कुल था। तो 4 महत्वपूर्ण कुल जो थे आपके अटकुल में या वज्जी के शासक में थे, वज्जी भी थे, लिच्छवी थे, छत्रिका थे और विधेय थे। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ विधेय? निम्नलिखित में से कौन विधेय के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? इसमें सही ऑप्शन है वैशाली, और वैशाली ऑप्शन है नहीं।
तो 45 का होगा ई। मिथिला जो क्षेत्र है, इसके बारे में आधुनिक बिहार से भी हटकर इसके क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि जनकपुर भी मिथिला क्षेत्र में आता था, जो आज नेपाल में है। और एक और क्षेत्र है बलिराजगढ़, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो मिथिला जो क्षेत्र था जहां विदेह का शासन था, वो करीब नेपाल के जनकपुर से लेकर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ विदेह डायनेस्टी? सही ऑप्शन है नीमी विदेह, ए ऑप्शन सही है। श्रीध्वज जनक जो हैं सीता जी के पिताशय थे, है ना। श्रीध्वज जनक वॉज सीता जीज फादर। तो हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ विदेह डायनेस्टी? नीमी विदेह। विदेह वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो नीमी विदेह। और यहां पे एक ऑप्शन देखेंगे श्रीध्वज जनक, जो सीता जी के पिताजी थे। अब देखिए, विदेह वंश जो है, ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु करके एक राजा थे, उन्हीं के पुत्र का नाम था नीमी, और ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। और नीमी ही विदेह वंश के पहले शासक थे। So the dynasty of Videha was descended from Ikshvaku's son Nimi, and they were a branch of the solar race. So who was the first ruler of Videha dynasty? The correct answer is A, Nimi Videha. विदेह वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो वो नीमी विदेह। क्वेश्चन नंबर 47, Which of the following places were captured by बख्तियार खिलजी in 1197 AD? मध्यकालीन भारत में बख्तियार खिलजी आए। He captured Maner, he captured Bihar Sharif, he captured Udantpuri, he captured Udantpur। तो चारों जगह को कैप्चर कर लिए थे। तो 47 का सही ऑप्शन है ई। 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा कर लिया था? मनेर, यस मनेर पे किए थे, बिहार शरीफ किए थे, उदनपुरी किए थे और उदनपुर किए थे। ये चारों जगह पे वो कब्जा कर लिए थे। तो 47 का है सारा ऑप्शन सही। तो ऑल द ऑप्शंस का है नहीं, ई है। मोर देन वन ऑप्शन, एक से अधिक विकल्प, तो सही ऑप्शन ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर नोन एज हिसार ए बिहार? बिहार शरीफ को कहा जाता था हिसार ए बिहार। निम्नलिखित में से किस स्थान को हिसार ए बिहार के नाम से जाना जाता है? तो वो है बिहार शरीफ। तो 48 का सही ऑप्शन है ए। 49, what does the term Bihar denoted in the early medieval age? है ना, प्रारंभिक मध्य युगीन काल में बिहार शब्द किस क्षेत्र के लिए कहा जाता था? तो जो क्षेत्र गंगा से दक्षिण में था उसको बिहार क्षेत्र बोला जाता था। 49 का है बी। 49 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? जब डिस्कशन देखिए, कर्नाट वंश को हम लोग सिमराव वंश भी कहते हैं, कर्नाट वंश को हम लोग सिमराव वंश भी कहते हैं, और इस वंश को देव राजवंश भी कहा जाता है। तो कर्नाट वंश, सिमराव वंश और देव राजवंश ये एक ही वंश है। इनका उदय कब हुआ? 1097 ईस्वी में। याद रखिएगा 1097 ईस्वी में। कहां पे हुआ? तो हुआ मिथिला में। ठीक है। कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी? तो एक बारा जिला है, बिहार के बारा जिला में सिमरौनगढ़, इनकी राजधानी सिमरौनगढ़ थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरौनगढ़ थी। इनके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके नानदेव। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? नानदेव। उनका पुत्र है, उनके नानदेव के पुत्र थे गंगदेव। ये भी बहुत ही योग्य शासक, वेरी एबल लीडर माने जाते थे।
और कर्नाट वंश के शासन काल में ही मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है। तो मिथिला का क्वेश्चन ये दिया है कि मिथिला का स्वर्ण युग किसके समय के लिए बोला जाता है, तो है कर्नाट वंश के लिए या सिमराव वंश के लिए या देवराज वंश के लिए। सो गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला is known as the period of the Karnat dynasty. The Karnat dynasty has been illustrated as golden period of Mithila region. Question देखते हैं, Who was the founder of Karnat dynasty? नयन देव was the founder of Karnat dynasty. कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो नयन देव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। तो इसी के साथ बच्चों टेस्ट 11 का सेक्शन बी बिहार स्पेशल हमारा संपन्न हुआ। अच्छे से डिस्कशन को सुनिए और उस पर आपका जो नोट्स भेजा गया है इस टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद डिस्कशन पे भी इस पे आप अपना नोट्स बना लीजिए, आपका फर्स्ट क्लास तैयारी हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ ही आज के लिए अलविदा कहते हैं। गुड नाइट एंड थैंक यू।